पहली बात, मिस नेतन्याहू मोर देन 30 बरस के ऊपर हम्म। प्राइम मिनिस्टर है। हम्म। और ये जो प्रॉब्लम चालू है वो 30 बरस की नहीं है, 42 ईयर्स की प्रॉब्लम चालू है, हम्म। 47 ईयर्स की प्रॉब्लम चालू है। और जो अपने दोस्त ईरान से बात कर रहे हैं मेरे साथ और तुम आपके साथ, वो भी बोल रहे हैं एकदम सभ्य से क्या भाई हम लोग सब साथ में हैं और ये है और वो है। वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उनको बोलते हैं वो हाँ बोलते हैं, वो ना बोलते तो ना बोलते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है, भेदभाव होता है। जो अमेरिका में हो रहा है, जो इसराइल में हो रहा है, वो भेदभाव है। वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ही है, दो आदमी के चार ओपिनियन रहते हैं। तो उसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट अभी बिपिन नेतान्याहू को जेल में जाना है, नहीं जेल में जाना है, बिपिन नेतान्याहू किधर भी जाना है, देयर इज नथिंग टू डू विद द सिटीजन्स। वी वांट पीस, वी वांट द वॉर विल go to some kind of settlements. And if the war will go to some settlements, we are happy, because we don't want, we are a small country, we don't want to make wars. And we have not taken America to war. America is understanding what is happening in Iran. Iran was shouting at us, sorry, बहुत साल हमारे पास ये कर रहे थे, और एटम बॉम्ब छोड़ेगी, वो करेगी, वो करेगी, बोल रहे थे। और हम लोग को मालूम था कि ये कुछ ना कुछ एक दिन होएगा। और ये प्रॉक्सीज जो हिजबुल्लाह भी कर रहा है, जो तेमन यमन ने किया, जो हमास ने किया, ये सब उनके प्रॉक्सीज है। तो everybody is talking that they are very nice and good, and I can understand the public of Iran is completely very nice people, but they can't talk. They are not democrats. If democratic country will talk, then of course the Europeans are having their own how to say, their own opinions, and we are having our own opinions. But now America and Israel is fighting. This is not because of that we are only want to fight with Iran. Iran is the main cause of these proxies, and the proxies are making the war, and the war is started from the proxies, and now it is in Iran. So I'm really sorry that war is there. War is not good for anybody. War always is completely not good for फिर anybody, and मिस्टर I know बेनी, हर understand these बार points. मिस्टर बेनी हर बार यही देखने को मिलता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आता है, जैसे पिछले बार आया था, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ जाते हैं। क्या ऑप्शन बचता है फिर ईरान के पास, अगर वो ये ना बोले कि हिजबुल्लाह पर भी हमले रुकने चाहिए? क्या बचता है उनके पास फिर? बट हिजबुल्लाह ने थोड़ी, हम लोग ने थोड़ी चालू किया, हिजबुल्लाह ने चालू किया हमारे पास बॉम्बिंग करने के लिए, बिकॉज जो कुछ हो गया ईरान में। तो हिजबुल्लाह भी बोलते हैं कि अब स्टॉप करो, तो हम लोग स्टॉप किया। तब भी हम लोग के ऊपर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या हम लोग चुप बैठेंगे? क्या बाबा तुम लोग शूटिंग करो, हम लोग बैठेंगे, अभी कल कुछ होएगा तो हम लोग को नो प्रॉब्लम? ऐसा थोड़ी होता है। हमारा देश बहुत छोटा है, 600 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर ब्रॉड। उसके अंदर किधर भी आप भेजो बॉम्ब लग सकता है। ठीक है। मेजर जनरल माथुर, कि अभी जो हम प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं उसमें अमेरिका को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करना कम कर रहे हैं, उसके बाद परसों का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से डिनर के अंदर गोलियां चली थी, ये तक कहा जा रहा है कि ब्रिटिश किंग चार्ल्स जो जाने वाले थे अमेरिका के दौरे पर, उनके बहुत सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। उन्हें अमेरिका की इंटेलिजेंस पर कतई भरोसा नहीं रह गया है। तो अमेरिका क्या अपनी साख को खोते जा रहा है इस युद्ध के साथ साथ? जय हिंद मीनाक्षी, आपका धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बात अक्सर कही जाती है कि अमेरिका अपनी साख होता जा रहा है, अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में हार चुका है वगैरह। मेरा मानना, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको पूरे बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स के साथ ये बात बताई थी। मेरा मानना इससे थोड़ा सा भिन्न है। और ईरान के बारे में भी जो जो हमारे मित्र ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा ईरान के बारे में भी मानना थोड़ा सा उनसे, उनकी सोच से अलग है। ये देखिए, जब आप ये अपने जो बच्चियों की के पर हमले की बात से लेकर के पूरा इकट्ठा हुआ है, तो वो जो 20-25 हजार लोग मारे गए थे जनवरी के पहले सप्ताह में, उसका कहाँ असर है, वो क्यों था, कैसे हुआ था? तो ये बात हमको मानने की आवश्यकता अभी है कि किस प्रकार से, निश्चित रूप से एक मुझे जो नजर आ रहा है, एक डिफरेंस डेफिनेटली नजर आ रहा है पॉलिटिकल हायरार्की में और आईआरजीसी में। आईआरजीसी, मुझे मुझे लगता है कि आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल ईरान के ऊपर अभी आज की परिस्थिति में है। आज अगर उनको इस बात की जरूरत पड़ रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं
कि महिलाएं अपने आप AK-47 लेकर के और टैंकों के ऊपर खड़े होकर के और इस तरह के वो प्रदर्शन करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे डिजाइंड लगते हैं। ईरान से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है ज्यादा। आप देखिए आज इजराइल में, अमेरिका में हर प्रकार के, हर चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान में कौन है? तो उस चीज को थोड़ा समझ करके, देख करके समझने की आवश्यकता है। वहां से उन्होंने कह रखा है कि आपके आपके सारे शिप्स जा सकते हैं, ये हो सकता है, और उन शिप्स के ऊपर फायरिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप न दिखाता है। और जो जिस प्रकार से वहां पर अभी आप बताएं कि इनके जो 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 सुप्रीम लीडर हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई एक इशू आया था। मैं, हो सकता है कोई एरर हो, लेकिन वो उनकी तस्वीर कहीं उभर करके आई है। तो मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी इन ईरान ऑल्सो, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और जहां तक सवाल वहां पर अमेरिका IRGC के प्रभुत्व का है, ये मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूँ। देखिए IRGC ईरान की सेना भी नहीं है। वो IRGC एक ऐसा आर्म्ड विंग है जो इस्लामिक रजीम की अपनी एलिजियंस, उनकी इस्लामिक रजीम की तरफ है। और अगर वो आज की परिस्थिति में निर्णय ले रहे हैं, दे आर कॉलिंग दी शॉट्स, इसका मतलब यह है कि वहां पर चीजें डिफरेंट हैं। वाहिदी का स्टेचर आज क्या है ये हम सब जानते हैं। तो इस चीज को उस तरीके से देखने की आवश्यकता है। अगर हम अभी इस युद्ध की 2000 कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं, तो उन 25,000 कैजुअलिटीज की भी बात करने की जरूरत है, जो कि उस प्रदर्शन के दौरान 25 से 40,000 तक के फिगर्स हैं, अलग अलग है, जो हुए थे। वो तो आपके खुद के लोग थे। तो ये एक बात। जहां तक सवाल ट्रंप का है, देखिए ट्रंप का की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली गिरी है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। आज उनकी अप्रूवल रेटिंग 30-32% पे आकर के रुक गई है। और मुझे लगता है कि वो अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाएंगे कि उन्होंने वहां पर अमेरिका को काफी की रेपुटेशन को डेंट पहुंचाने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये मानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मिलिटरीली अमेरिका को हरा दिया गया है, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। मिलिटरीली आप मुझे बताएं कितना नुकसान आपने अमेरिका का कर दिया है मिलिटरीली। मीनाक्षी, उस दिन मैंने आपको सारा बताया था कितना नुकसान किया, कितने शिप्स डुबो दिए, कितने सैनिक उनके मार दिए, कितने हवाई जहाज गिरा लिए, 30,000 उन्होंने सॉर्टीज अमेरिका के ऊपर आर्थिक बोझ इससे नहीं पड़ेगा, ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से। दरअसल मिडिल ईस्ट में 11 इनके जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वो तबाह कर दिए गए। $5 अरब उनकी कीमतें आकी गई हैं, कुवैत से लेकर UAE और सऊदी अरेबिया तक। तो अब जरा ये भी सर समझाइएगा कि ठीक है, उनके लिए हो सकता है कि ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है, इसलिए नो किंग्स मूवमेंट भी चलाए जा रहे हैं। नहीं, रकम बड़ी नहीं है, बड़ी है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। जो आप अपना विश्वास खो रहे हैं पश्चिमी एशियाई देशों के बीच में, वो है जो चीज अंतर डाल रही है, वो आपको समझना है। आप देखिए आज अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वो उनके पश्चिम एशिया के प्रभुत्व की वजह से वो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। जो पेट्रो डॉलर है उसकी, और अगर उस पेट्रो डॉलर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, जो कि शायद ईरान ने इस चीज को वहां पर करने का प्रयास किया है। देखिए जब आप कहते हैं 11 आपके पूरे तबाह हो गए, उसको भी देखने की जरूरत है कि तबाह होने का मतलब, एक्चुअली मतलब क्या होता है। आप पिछले 2-2.5 साल से कई जगह पर हमले चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा तबाही ऐसा नहीं है कि खत्म कुछ हो गया हो। तो इसको कितनी आपने मिसाइलें UAE में या कतर में या बहरीन में दागी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 15 मिसाइल वहां पर हमने दागी हैं, 15 मिसाइल से पूरा US का बेस खत्म हो जाएगा, मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। उन बेसिस पर नुकसान हुआ है, लेकिन उसका एक बुरा असर छोड़ने कहाँ वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेजर जनरल अनुज माथुर जी, कि वो उसे छोड़ने थोड़ी वाले हैं, वो उसे फिर से बनाएंगे। उन्हें अपना जो वो प्रभुत्व है वो वहां पर फिर से स्थापित करना है। लेकिन ग्रुप कैप्टन UK देवनाजी, जैसा मेजर जनरल माथुर ने कहा भी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडिल ईस्ट में तमाम कंट्रीज के बीच में अब अमेरिका अपने अस्तित्व की लड़ाई को भी लड़ते हुए नजर आएगा। अमेरिका को लेकर के लोगों में थोड़ा सा भरोसा तो वहां की कंट्रीज में कम हुआ है, इसलिए सऊदी अरेबिया से लेकर के तमाम जो कंट्री है वो कभी चाइना से बातचीत कर रही होती है, कभी रशिया से बातचीत कर रही होती है, ऑप्शन चाहिए होता है, लेकिन इतनी जल्द ऑप्शन तलाश लिए गए। मीनाक्षी जी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो अपना प्रभुत्व बढ़ाया है कोल्ड वॉर के समय में,
और खास तौर से 1992 में जब सोवियत रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, वो सब तो जग जाहिर है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो ये है कि लास्ट ऐसा देश जो कि अमेरिका का दोस्त नहीं है मिडिल ईस्ट में, उसको कैसे काबू में किया जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। लास्ट जो एक दो देश बचे हुए थे, सीरिया था, अमेरिका ने अल शारा को वहां पर बिठाकर उसको भी हासिल कर लिया है। विडंबना की बात है कि अल शारा अमेरिकन लिस्ट में एक आतंकवादी था, आइसिस अलकायदा का मेंबर था, और अमेरिका ने उस पर $1 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। लेकिन जब बशर अल असद थोड़ा रूस के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार दिखाने लगे और अमेरिका और इजराइल को लगा कि ईरान से जो सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिल रही है वो खुलेआम सीरिया के रास्ते से जा रही है, तो अमेरिका ने एक आतंकवादी को अल शारा को वहां पर हेल्प की एस्टेब्लिश होने में। तो अमेरिका के पास अभी एक ही चैलेंज बाकी है गल्फ में, वो है ईरान। बाकी सारे देश अमेरिका के मित्र देश बन गए हैं। अब अमेरिका की दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ईरान में जो सरकार है वो किसी भी तरह से अमेरिका का दोस्त नहीं बनना चाहती है। क्यों? ये समझना पड़ेगा। एक एक करके अगर आप देखें, एक छोटा सा मुद्दा था 1947, 48, 49 में, वो था इजराइल, ज्यूज। और जब इजराइल को बनाया गया, मैं अरब मुल्कों का, वहां के जो मुस्लिम है उनका दुख बता रहा हूँ। हाँ। ये सब लड़ाई कभी नहीं होती अगर इजराइल नहीं होता, अगर ज्यूज नहीं होते, अगर वहां पर डिस्प्लेस नहीं किया जाता अरब लोगों को उनके घरों से गजा में या वेस्ट बैंक में पुश नहीं किया जाता। वेस्ट बैंक में तो अभी भी हर रोज अरब लोगों को उनके घर से विस्थापित किया जा रहा है। हर रोज इलीगल सेटलमेंट कॉलोनीज बन रही है। सारे देशों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमास का हाथ छोड़ दिया। अब पीएलओ को याद कीजिए, यासर अराफत को याद कीजिए, सारे देशों ने उनका साथ नहीं दिया। सारे देशों ने, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जॉर्डन से लेकर आस्ते आस्ते सब खिसक लिए, सऊदी, कुवैत, इराक, जब तक सद्दाम हुसैन थे ठीक है, उसके बाद अब इराक, ओमान, ये सारे लाइन में खड़े हो गए हैं इजराइल से दोस्ताना संपर्क बनाने के लिए। कुछ अजीब सी चीज बना दी गई है जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। जॉर्डन को काबू में लाए 1993 में ये साइन करके, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस। इजराइल ने और मिस्र की दोस्ती हो गई जब 1978 में अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन हो गया। तो ये सारे जो देश हैं एक लाइन में खड़े हैं। सिर्फ एक देश है ईरान। अब मैं अच्छी बात है या बुरी बात नहीं डिस्कस करना चाहता। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो कि गजा के लोगों के साथ, हमास के साथ खड़ा हुआ है। अब गलत या सही, एज ए मिलिट्री पर्सन मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, वो अलग टॉपिक होगी। लेकिन गाजा के लोगों के साथ सर खड़े होना और हमास के साथ खड़े होना, ये तो दो अलग पर्सपेक्टिव हो गए ना। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, हमास को वहां सपोर्ट चाहिए, गलत या सही ठीक है, लेकिन एकमात्र देश जो हमास को शायद दिलो और दिमाग से सपोर्ट कर रहा है, गलत या सही, वो है ईरान। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो आज ईरान को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं कि मुश्किल के समय में भी उन्होंने हमास का हाथ नहीं छोड़ा। मुश्किल के समय में भी ईरान मजबूती से गजा के लोगों के साथ खड़ा है। भारत भी फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। हमने भी तो एक समय था पीएलओ को मान्यता दी थी। यासर अराफत हमारे यहाँ स्टेट गेस्ट बन के आए थे, 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट थे। तो ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है अपनी समझ से सोच रहा है कि सही कर रहे हैं। बाकी अमेरिका की बात देखिए, अमेरिका डेमोक्रेसी है, हमारे जैसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। देखिए कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा बहुमत नहीं है। अगर कांग्रेस पे देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के कितने मेंबर हैं? 217। डेमोक्रेट्स कितने हैं? 212। मात्र 5 सीटों की बढ़त है। कभी भी इधर से उधर हो सकता है।
आप सेनेट में देख लीजिए रिपब्लिकन्स कितने हैं, 53। सेनेट में देखिए आप डेमोक्रेट्स कितने हैं, 45। महज 8 सीटों की बात हो रही है। तो अभी तो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं। अगर जनता ने थोड़ा सा, जो फैंस सीटर्स होते हैं, न्यूट्रल लोग होते हैं, या ऐसे रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वोटर्स एज वेल एज सेनेटर्स, जो कि थोड़ा सेंटर या लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, अगर इन्होंने थोड़ी सी क्रॉस वोटिंग कर दी, वोटर्स ने थोड़ा सा उधर दे दिया, तो फिर तो रिपब्लिकन पार्टी की लुटिया बैठ जाएगी वहां पर। ट्रंप बहुत मजबूत हालत में नहीं है मिड टर्म इलेक्शन में जी, उसी बात का सर उन्हें खत्म हो डर सता जाएंगे। रहा है। हाँ मीनाक्षी, लास्ट सेंटेंस, रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है 2028 में जेडी वांस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएंगे। इस मिड टर्म इलेक्शन में अगर 5 या 7 सीटें ज्यादा मिल गई डेमोक्रेट्स को, तो जेडी वांस का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो गया। वो वाइस प्रेसिडेंट से ही अपने घर में चले जाएंगे पेंशन में, वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। और भी चीज, डेमोक्रेट्स मुस्कुरा रहे हैं पीछे से बैठकर। ट्रंप की जो ये दुविधा है, डेमोक्रेट्स रोज अपने घर में पार्टियां दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहे, ट्रंप का जो प्रेस्टीज है डाउन होते रहे, रिपब्लिकन्स की अंडरकटिंग होती रहे। रिपब्लिकन्स तो आनंद के मारे पार्टियां दे रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद अब डेमोक्रेट्स जो हैं अगला राष्ट्रपति बनाने वाले हैं 2028 में। जी ट्रू। मुझे लगता है रिजवी जी के लिए बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो रिजवी जी आप उन बातों का जवाब भी दीजिएगा और जरा ये भी बताइएगा कि हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन क्या आपको इस पूरे युद्ध के दौरान महंगा पड़ गया? जी देखिए, जो बात हमारे दोस्त जो इजराइल से जुड़े हैं उन्होंने कही कि हमास और हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इस वेस्ट एशिया में सिर्फ एक प्रॉक्सी है, और वो प्रॉक्सी का नाम है इजराइल। इजराइल जो है वो यूएस की प्रॉक्सी है। यूएस ने इजराइल को यहाँ पे, यूएस नहीं बल्कि मैं वेस्टर्न इंपेरियलिज्म कहूँ, यहाँ पे बनाया कि यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है वो डिस्टेबलाइज रहे, और हम उसके बहाने, यहाँ पे जो जंगे हैं उसके बहाने आए, बेसिस बनाए, एक दूसरे का डर दिखा के बेसिस बनाए, फिर वो तेल यहाँ से लूट के लेके जाए, और अपना जो पेट्रो डॉलर का पूरा कॉन्सेप्ट, जो सर ने भी अभी बहुत अच्छे से बयान किया कि अगर आपको हमास हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम समझनी है तो आपको फिर जाके इजराइल के क्रिएशन के प्रोसेस को देखना होगा, किस तरह से मैसेकर्स पे मैसेकर्स करके इजराइल बना है, किस तरह से लोगों को उनके घरों से निकाला गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।